कोई और ये सवाल करता तो मैं कतराती जवाब देने से, लेकिन तुमको दोस्त कहा है, इसलिए राजदारी के पर्दे भी हमारे दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाने चाहिए। मैडम ने कोनिया मेज़ पर टिकाकर आगे की सिमत झुकते हुए कहा। फिर सिगरेट का धुआं रहमत अली की सिमत उड़ाते हुए बोली, हमारे ख़ास आदमी का नाम रमज़ान था। आमतौर पर उसे राजू कबाड़िया के नाम से जानते थे। बड़ा कारआमद और तजुर्बेकार आदमी था। ख़ास तौर पर बम के धमाके करने में तो उसका जवाब ही नहीं था। हैरत है, रहमत अली ने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, अगर वो धमाकों का माहिर था तो फिर खुद अपनी लगाई हुई आग में क्यों कूद गया? हालात का तकाजा था, मैडम बोली। पुलिस ने ऐन वक़्त पर उसे ऑडिटोरियम से जाते हुए रोक लिया था। वो उसकी तलाशी लेना चाहते थे, इसलिए कि एक बार वो पुलिस की नज़रों में पहले भी आ चुका था, मगर इस वक्त वो तलाशी नहीं दे सकता था। ऑडिटोरियम में जो प्लास्टिक बम रखा था उसका रिमोट रमज़ान की जेब में था। पकड़े जाने की सूरत में उसका बचना नामुमकिन ही था, इसलिए कि खान सुपर स्टोर की तबाही भी उसके हाथों अमल में आई थी। लिहाजा उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बहादुरी और जवान मर्दी से मौत का रास्ता। चुनांचे रमज़ान ने रिमोट का पुश बटन दबाने से पहले एक कैप्सूल निकाल कर मुँह में डाल लिया। एक ऐसा तेज़ और महलिक जहर उसके अंदर मौजूद था जिसने लम्हों में उसे मौत की पुरसुकून आगोश तक पहुंचा दिया, लेकिन खुद मरने से पहले वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर गया था। आई सी, लेकिन अब उसके बीवी बच्चों का खर्च कैसे चलेगा? क्या तुम उसको जानते थे? हाँ, पहले मैं जहाँ रहता था वहीं करीब ही राजू का छोटा सा मकान था। हमारे दरमियान दोस्तों की हद तक सलाम दुआ थी। वेरी गुड, मैडम ने मुस्कुराकर कहा। मुझे खुशी है कि तुमने गलत बयानी से काम नहीं लिया। हमें मालूम है कि तुम और राजू ना सिर्फ एक दूसरे से वाकिफ़ थे, बल्कि राजू की मौत के बाद उसकी बीवी गुलाबो तुम्हारी मिसेस से पहले ही मिल चुकी है। लेकिन फ़िक्र मत करो, राजू हमारा आदमी था, भरोसे का आदमी, इसलिए उसकी खिदमत को नहीं भूला जाएगा। उसकी बेवा के घर के तमाम अखराजात अब हमारे आदमी बर्दाश्त करेंगे। रहमत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता इस वक्त उसे ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि वो जिस औरत की दोस्ती के जाल में फंस चुका था, इससे निकासी का कोई रास्ता नहीं था। वो एक ऐसी खूबसूरत भोली भाली मगर जहरीली नागिन थी जो वक़्त पड़ने पर अपने बच्चे को भी डसने से गुरेज नहीं करती। वो चाहता तो मुलाजमत छोड़ सकता था, लेकिन क्या मुलाजमत से दस्तबरदार हो जाने की सूरत में उसकी अपनी ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत हो सकती है? यह सवाल उसके जहन में बगोलों की तरह घूम रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जिस भंवर में वो फंस गया है, फ़रार की सूरत में उसका हर रास्ता मौत की वादियों तक पहुंचकर ख़त्म हो जाता है। इस सोच में गुम हो गए माय डियर। राजू की मौत के बारे में सोच रहा था। रहमत अली ने पहलू बदल कर कदरे नरम आवाज़ में कहा, ओ डोंट बी सो सीरियस। मैडम ने लापरवाही से कहा, हर बिज़नेस में फ़ायदे के साथ साथ खसारा भी लाजमी है। जिस शख्स को आज करोड़ों का नफ़ा होता है, उसे कल के मुतवक्के नुकसान से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी इसी नफ़े और नुकसान का नाम है। फिर बिला वजह जहन को परेशान करने से फ़ायदा? कुछ पियोगे? जी हाँ, रहमत अली ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी, कुछ और नहीं? मैडम ने दबी ज़ुबान में बड़ी राज़दारी से पूछा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पीता। नेवर माइंड, मैडम ने मुस्कुराते हुए मानी खेज़ लहजा इख्तियार किया। अभी हमारी दोस्ती की इब्तदा हुई है। मेरे साथ रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के आदी होते जाओगे। कबल इस वक़्त इतने यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रहमत अली ने लापरवाही वाले अंदाज में जवाब दिया, मगर मुझे अपनी ज़ात पर सिर्फ यकीन ही नहीं, मुकम्मल एतमाद भी है, और एतमाद और यकीन ही फ़तेहमंदी की ज़मानत भी है। मैडम ने एक बार फिर बड़े अजीब अंदाज में सिगरेट का तवील कश लेकर धुआं रहमत अली के मुंह पर उड़ाते हुए जवाब दिया। फिर मोनिका के आ जाने से मैडम ने अपनी जगह संभल कर बैठने में नहायत फुर्ती का मुजाहिरा किया था। कमाल अहमद कचहरी जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था कि उनकी दस्ती घड़ी पर हल्की हल्की पिप की आवाज़ उभरी और उनके चेहरे पर यकलख्त उलझन के तासरात फैल कर नुमायाँ होते चले गए। टाई की गिरा बांधते हुए वो तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ गए और फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल करने लगे। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मैं सरदार खान बोल रहा हूँ, दूसरी जानिब से सपाट लहजे में कहा गया। तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला है। तुम? कमाल अहमद ने बुरा समूह बनाकर कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त किससे गुफ्तगू कर रहे हो। मैं हर शख्स से बेतकल्फ़ी से पेश आना पसंद नहीं करता। इसके अलावा तुम्हें डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए। सॉरी माय डियर, सरदार खान की तंज़िया आवाज़ उभरी। मैं भूल गया था कि नाज़ो को एक्शन टीम में शामिल करने के बाद आपकी अहमियत बढ़ गई है। इसके अलावा आप एक कानूनदान भी हैं। मतलब की बात करो। रैम्बो के फ़ोटोग्राफ़र को पुलिस ने उठा लिया है। 1 घंटा पहले की बात है। खैरियत तो है? कमाल अहमद ने घबरा कर दरियाफ्त किया। क्या पुलिस के हाथ कुछ सबूत लग गए हैं?
नहीं, मॉर्टन को इंस्पेक्टर ज़ैदी ही की स्टाफ कार में पुलिस की तहवील से निकाल लिया गया था। इसके लिए मुझे इंस्पेक्टर का मेकअप करना पड़ा था। लेकिन मॉर्टर स्टूडियोज़ का क्या बनेगा? अगर पुलिस वहाँ तक पहुँच गई तो उसे राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम आँख और दिमाग दोनों से बैक वक्त काम लेने के आदी हैं। मॉर्टन को आज़ाद कराने के बाद ही उनके स्टूडियो से ज़रूरी चीज़ें निकालने के बाद उसे नजर आतिश कर दिया गया है। मॉर्टन इस वक्त कहाँ है? सेल नंबर 2 में, सरदार खान ने खुश्क आवाज़ में जवाब दिया। वो इतना ज़्यादा अहम आदमी नहीं था कि उसे फार्म हाउस दिखाया जाता। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि उसने पुलिस के सामने ज़ुबान बंद रखी होगी? फ़िलहाल हमारा ख्याल यही है। मॉर्टन ने भी यही बताया है। फ़ोटोग्राफ्स और मूवी का क्या बना? वो तमाम चीज़ें हमारी तहवील में है। लेकिन घबराओ नहीं मिस्टर कमाल, सरदार ने चुपते हुए लहजे में कहा। हमें मालूम है कि अब आपको पार्टी से ज़्यादा नाजों का ख्याल सताता है, जिसे बॉस ने अपनी मखसूस टीम में शामिल कर लिया है। तुम ये बार बार नाजों का हवाला किस मकसद से दे रहे हो? आपको बावर कराना चाहता हूँ कि अब रैम्बो क्लब के रंगीन लम्हात का पेशतर हिस्सा सबूत के तौर पर मेरी तहवील में है। क्या तुमने सिर्फ यही बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है? नहीं, आपके लिए एक और काम सौंपा गया है। सरदार इस बार संजीदा था। सेल नंबर 2 पहुंचकर आपको अपने तजुर्बे की रोशनी में ये मालूम करना है कि मॉर्टन कहाँ तक सच बोल रहा है। अगर उसने पुलिस को कुछ सबूत फराहम कर दिए हैं तो वो कबूल तो नहीं करेगा, ये आप जाने, मगर बॉस का यही हुक्म है। क्या मॉर्टन के बयान पर एतमाद करके उसे छोड़ा जा सकता है? आपकी आदात व शुमार क्या बताते हैं? क्या सेल नंबर 2 में जाने के बाद आज तक किसी की गलो खलासी हो सकी है? ऐसी सूरत में तो यही बेहतर होगा कि किसी पूछगछ के बगैर ही। नहीं, सरदार खान ने जुमला काटते हुए कहा। बॉस अपने असूलों से हटकर कोई काम नहीं करता। मॉर्टन की गरां खिदमत को इतनी जल्दी फरामोश नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं मॉर्टन को चेक कर लूँगा। रिपोर्ट किसे देनी है? बॉस आज शाम तक आपसे खुद ही राब्ता कायम कर लेगा। और कोई ख़ास बात? हाँ, सरदार खान का लहजा मायने खेज़ हो गया। बॉस ने नाजों के लिए भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। क्या अब नाजों के सिलसिले में भी मुझे पैगाम देना होगा? कमाल अहमद का लहजा सर्द था, उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ कि नाजों को भी अब भरपूर एतमादी तौर पर मैदान में लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। सरदार खान, तुम फिर मेरी हैसियत को भूल रहे हो। कमाल अहमद तिल मिलाकर बोला। क्या मुझे बराह रास्त बॉस से तुम्हारे बारे में बात करनी होगी? अगर आपको मेरी मुबारकबाद बुरी लगी है तो मैं अपना जुमला वापस लेता हूँ, सरदार खान ने मज़ाका उड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया। कमाल अहमद के चेहरा गुस्से से सुर्ख रहा था। उसने चिल्लाकर रिसीवर क्रैडल पर रखा, फिर लंबे लंबे डग भरता लाइब्रेरी से बाहर आ गया। बज़ाहिर उस वक़्त उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब मालूम हो रहा था। वो एक रफ़ाई इदारे का हेड ऑफिस था, जहाँ इस वक्त बेखासी चहल पहल नज़र आ रही थी। दोपहर के तकरीबन 2 का अमल था। दफ्तर का अमला अपने काम में मसरूफ़ था और आने वाले ज़रूरतमंदों से दरख्वास्तें वसूल कर रहा था। गेट पर एक पठान चौकीदार मौजूद था, जो बज़ाहिर चपड़ासी मालूम हो रहा था, लेकिन उसके बगली होलिस्टर में इशारिया 3-8 का ऑटोमेटिक मौजूद था। तंदुरुस्त और चाको चौबंद शख्स था। एक कुर्सी पर टांग रखे बैठा आने जाने वालों को देख रहा था। ठीक 2:15 बजे एक पजारो आकर दफ्तर के मेन गेट के ज़रा आगे रुकी। फिर उसमें से एक शख्स उतर कर नीचे आया और ख़ान चौकीदार से पूछा, यहाँ कमर्शियल बैंक कहाँ वाक़या है? पिछली सड़क पर चौकीदार ने लापरवाही से जवाब दिया। ये गालबन कोई रफ़ाई इदारा है। आने वाले ने दूसरा सवाल किया। हाँ, क्यों? क्या यहाँ ज़मान साहब नाम के कोई बड़े ऑफिसर काम करते हैं? आने वाले ने अतराफ़ का जायज़ा लिया। रोड पर इस वक्त अच्छा खासा ट्रैफिक रवां दवां था। खो बात क्या है? चौकीदार उठकर खड़ा हो गया। तुमको ज़मान साहब से मिलना है या बैंक का पता मालूम करना है? अब यहाँ तक आ गया तो सोचा ज़मान साहब से भी सलाम दुआ कर लूँ। आने वाले ने चौकीदार के करीब आते हुए कहा। फिर उसके कोट में रखे हुए किसी आतिशी असले की नाल चौकीदार की पसली पर टिक गई। क्या ज़मान साहब अंदर मौजूद हैं? तुम अगर शोर मचाने की कोशिश की तो पसली कई टुकड़ों में मुनकसिम कर दूंगा। तुम्हें अपना ऑटोमेटिक इस्तेमाल करने की मोहलत नहीं मिलेगी। चौकीदार ने ज़मान साहब के दफ्तर में मौजूदगी के सवाल पर इस बात में सर को जुम्बश दी। ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। मेरे साथ आओ, लेकिन ख़बरदार अक्लमंदी दिखाने की कोशिश मत करना। आने वाले ने सर्द लहजे में कहा। हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हारे ज़मान साहब से कुछ हिसाब किताब चुकता करना है। फिर चौकीदार ने जैसे ही पिजारों में कदम रखा, उस पर ऐन सर की पुश्त पर किसी ठोस शय से इतना शदीद हमला हुआ कि उसका जहन तारीकी के घुप अंधेरों में डूबता चला गया। फिर उसे घसीट कर सीटों के दरमियान डाल दिया गया।
اس کے بعد 3 ہٹے کٹے افراد جن کے چہروں پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں جسم پر چادر لپیٹے نیچے اترے۔ چوتھا شخص جو چوکیدار کو بلا کر لایا تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا محتاط نظر آ رہا تھا۔ بڑے صاحب کے حکم کے مطابق ہمیں صرف زمان اور اس کے عملے کے 2-3 آدمیوں سے خون کی ہولی کھیلنی ہے، دوسرے لوگوں کو باہر مت نکلنے دینا۔ ایک شخص نے اپنے باقی 2 ساتھیوں سے کہا، یہ بڑے صاحب کی طرف سے پہلی جوابی کارروائی ہے، اس لیے زیادہ افراتفری پھیلانے سے پرہیز کرنا۔ ہم کو صرف منہ مانگا دام ملنا چاہیے۔ 2-3 تو کیا، ہم 10-12 کو بھی پلک جھپکتے میں بھون کر رکھ دیں گے۔ دوسرے کا لہجہ صفات تھا۔ تم خالی ہم کو یہ بتا دینا کہ زمان کون ہے، تیسرا بولا۔ ایک بات غور سے سنو، پہلی گولی میں چلاؤں گا، اس کے بعد تم کارروائی شروع کر دو گے، لیکن ہمیں 5 منٹ کے اندر اندر اپنا کام ختم کر کے واپس لوٹنا ہے، اس لیے کہ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہمیں پولیس کے ہاتھ آنے سے بچنا ہے۔ پھر وہ تینوں قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے، جہاں سامنے میز پر ایک خوش پوش اور تنومند شخص شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں بیٹھا ایک خاتون سے بات کر رہا تھا۔ میز پر اس کے نام کی جو تختی لگی تھی اس پر زمان احمد منتظم اعلیٰ کی تختی بھی موجود تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ گیا، اس کے 2 ساتھی گیٹ کے قریب ہی منڈلا رہے تھے۔ زمان احمد کی میز کے قریب پہنچ کر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اس دفتر میں تمہارے سوا کوئی اور زمان صاحب ہے؟ نہیں، لیکن تم۔ زمان احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہم تمہارا باپ ہے۔ سوال کرنے والے نے اچانک چادر کے اندر سے خودکار رائفل نکال کر خطرناک آواز میں کہا۔ پھر عورت جو ہکا بکا رہ گئی اسے مخاطب کر کے بولا، بی بی تم ادھر سے جاؤ، ہمیں زمان سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ عورت خوفزدہ انداز میں تیزی سے اٹھی، پھر وہ باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ باقی دونوں آدمیوں نے بھی اپنی رائفل چادر سے باہر کر لی۔ ایک نے گرج کر کہا، خبردار شور مچانے کی کوشش مت کرنا، سب لوگ ایک طرف ہو کر دیوار سے ٹک کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر کسی نے سانس کی آواز بھی نکالنے کی کوشش کی تو ہم اسے گولی مار دے گا۔ لوگوں نے اس کی بات پر عمل کرنے میں زندگی کی ضمانت سمجھی۔ وہ سب تیزی سے اٹھ کر دیوار کی جانب جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر موت کے بھیانک سائل لہرا رہے تھے، ہونٹ زندگی کی دعائیں مانگنے میں متحرک تھے۔ موت کو سروں پر منڈلاتے دیکھ کر خدا یاد آ گیا تھا۔ ہم تم کو صرف ایک صورت میں زندہ چھوڑ سکتا ہے، پہلا شخص زمان احمد کو نشانے پر رکھے سرد لہجے میں بولا۔ تم ہمیں صرف اس شخص کا نام پتہ بتا دو جو تمہارا سربراہ ہے اور جو ہمارے صاحب کو بار بار نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑے صاحب سے تمہاری مراد کس سے ہے؟ زمان احمد نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی موت کا مکمل یقین ہو جانے کے باوجود ہراساں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اس کی دلیری اور بے جگری کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اتنا معصوم مت بنو، ہمارے پاس فالتو باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر میرا مشورہ ہے کہ یا تو تم جس راستے سے آئے ہو اسی سے واپس لوٹ جاؤ یا پھر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ زمان احمد نے سپاٹ آواز میں کہا، موت برحق ہے، اس لیے مجھے مرعوب کرنے کی کوشش فضول ہے، اور واپسی میں جا کر اپنے بڑے صاحب سے کہہ دینا کہ ایک زمان احمد کی موت اس کے لیے کروڑوں کے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ خوب تم دلیر ہے، ہم کو تمہاری جوان موت پر افسوس ہوگا، اس کے باوجود مجھے تمہارے جیسے چور اور ڈاکوؤں سے۔ لیکن زمان احمد اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ خودکار رائفل کے پہلے ہی بریسٹ نے اس کے جسم سے خون کے کئی فوارے کھول دیے تھے، پھر دوسرے بریسٹ نے اس کا جسم چھلنی کر دیا۔ پہلے وہ لڑکھڑا کر کرسی پر گرا، پھر کرسی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پہلے شخص کی فائرنگ کے بعد ہی اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی عملے کے 2 کارکنوں پر بریسٹ مارا، پھر وہ دونوں ہی گیٹ کی طرف لپکے۔ باہر جانے سے پہلے انہوں نے آنسو گیس کے 2 گولے پوری شدت سے مارے اور لپک کر باہر نکل گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ چادروں میں لپٹے پجاروں کی طرف لمبے لمبے قدم اٹھا رہے تھے۔ چوکیدار کا کیا بنے گا؟ ایک نے سرسراتی آواز میں کہا، اسے راستے میں کسی موڑ پر گاڑی سے نیچے دھکا دے دیں گے۔ دوسرے نے صفاقی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے صاحب کے لیے کام کا آدمی ثابت ہو۔ تیسرے نے مشورہ دیا، نہیں۔ پہلے نے فیصلہ کن آواز میں جواب دیا، ہمیں جس کام کی اجرت ملی ہے صرف اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ تینوں لپک کر جیپ میں بیٹھے اور پل بھر میں وہ حرکت میں آ گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر آس پڑوس کے دکاندار اور آفس والے باہر نکل آئے تھے، لیکن اتنی دیر میں جیپ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ رفتار اور تیز کرو، پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، بہتر ہوگا کہ کلفٹن سے گاڑی نکالو، ہمیں چوکیدار کو بھی راستے میں غرق کرنا ہے۔ پجاروں کی رفتار یکلخت اور تیز ہو گئی۔ 3 تلوار کے پاس پہنچ کر اس نے الٹے ہاتھ کو ٹرن لیا۔ یہ علاقہ نسبتاً ویران تھا۔ پہلا ٹرن لینے کے فوراً بعد ہی دوسرا ٹرن الٹے ہاتھوں کو لیا گیا۔ اسی وقت بے ہوش چوکیدار کو کسی ردی کی بوری کی طرح نیچے پھینک دیا گیا۔
अब गाड़ी को वापस निकाल ले चलो। पूछते से ड्राइवर को दूसरी हिदायत मिली, हमें अपने ठिकाने पर पहुंचकर बड़े साहब को अपनी कामयाबी की खुशखबरी भी सुनानी है। पजारो ने ज़रा दूर निकलकर फिर सीधे हाथ को टर्न लिया, लेकिन इसके साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी को पूरे ब्रेक लगाने में बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा किया। सामने बजरी का एक ट्रक रास्ते के बीचों बीच ख़राब हालत में खड़ा था। उसका ड्राइवर इंजन पर झुका, इंजन की खराबी ठीक करने में मसरूफ़ था। खाना ख़राब का बच्चा। ड्राइवर ने दांत कुचकुचा कर ट्रक ड्राइवर की शान में एक मोटी सी गाली दी। फिर उसने गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, लेकिन बैक व्यू मिरर पर नज़र पड़ते ही उसका हाथ स्टीयरिंग पर कपकपा कर रह गया। पीछे पुलिस की 2 जीपें उनका रास्ता रोके खड़ी थीं। उसने इंजन बंद करके नीचे छलांग लगाई। किसी साइड लाइन में घुसकर वो फरार का रास्ता इख्तियार कर सकता था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक सनसनाती हुई गोली उसकी पिंडली का गोश्त चाट गई। लड़खड़ाता हुआ सड़क पर औंधे मुँह गिरा था। जीप में बैठे हुए मुसल्ले पुलिस के अफराद बाजारों के अतराफ फैलकर अपना घिरा तंग करने लगे। उनका रास्ता चारों तरफ से मसदूद होकर रह गया। कुछ पुलिस वालों ने अपने असले समेत मोर्चे संभाल लिए थे और कुछ जीप की आड़ में राइफलें ताने खड़े थे। जिस शख्स की पिंडली पर गोली लगी थी वो सड़क पर पड़ा कराह रहा था। उसके बाकी तीनों साथी पजारों के अंदर से ही हालात का जायजा ले रहे थे। हम बुरी तरह फंस गए हैं उस्ताद, भागने की सूरत में बिला मौत मारे जाएंगे। बेहतर यही है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दें, दूसरे ने कहा, लेकिन उसके लहजे में खौफ नहीं था। मर्दों जैसी बातें करो, तीसरा शख्स जिसे उस्ताद कहकर मुखातिब किया गया शीशे से बाहर की जानिब देखते हुए बोला, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, राइफलें हमारे हाथों में भी हैं, लेकिन उनकी तादाद हमसे ज़्यादा है, फिर यहाँ से फ़रार की कोई सूरत भी नज़र नहीं आती। नहीं, दूसरे ने उस्ताद की तायीद की, अगर उस्ताद का हुक्म है तो फिर हम जान हथेली पर रखकर मुकाबला करेंगे, मौत से क्या डरना। बको मत। उस्ताद चिल्लाकर अपनी नशिस्त पर बैठ गया। उन तीनों ही के हाथ खुदकार राइफलों पर मजबूती से जमे हुए थे। कुछ देर बाद पुलिस की जानिब से बैटरी माइक पर ऐलान होने लगा, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। अपने एक साथी का अंजाम तुम देख चुके हो, तुम्हारा अंजाम इससे भी ज़्यादा इबरतनाक होगा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो ख़ुद को कानून के हवाले कर दो, अपना असला फेंक कर गाड़ी से नीचे आ जाओ, वरना हम एक्शन शुरू करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। कुत्ते के बच्चे गिरफ्तारी की दावत दे रहे हैं, दूसरे ने उस्ताद से कहा। क्या ख्याल है, नीचे उतरकर राइफल का राग अलापना शुरू कर दें? मरने से पहले 2-4 को तो ज़रूर ठिकाने लगा देंगे। क्या फ़ैसला है उस्ताद? पहले ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ ये तो है, दूसरे ने कहा, उनकी फायरिंग शीशों को चकनाचूर करके हमें भी कर सकती है, ऐसी सूरत में हम चूहों की तरह मारे जाएंगे। उसी वक्त पुलिस की जानिब से माइक पर दूसरा ऐलान किया गया, हम सिर्फ 5 गिनेंगे, इसके बाद जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। 1, 2। ऐलान ख़त्म होने के साथ ही गिनती शुरू हो गई। उस्ताद राइफल पर हाथ जमाए किसी गहरी सोच में गर्क था। उसकी आंखें शेर की मानित चमक रही थीं और चेहरे पर बला की सफाकी थी।